हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाव आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। इसकी पीडीएफ आपको एज यूजुअल हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने नीचे शेयर किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। प्लीज़ हिट द बेल आइकन। आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये योजना निकाली गई थी लॉकडाउन के टाइम पे टू हेल्प द पुअर पीपल। सेकेंड वन इज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। थर्ड इज अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का एक सब कॉम्पोनेंट अब हो जाएगा। नेक्स्ट इज इक्वलाइजेशन लेवी और इट इज ऑल्सो नोन एज गूगल टैक्स। Lithium nucleosynthesis in stars. Then last one is bed banks. Our first topic is प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसको लॉकडाउन के टाइम पे निकाला गया था टू हेल्प द पुअर पीपल टू गेट फूड। जो इस स्कीम के अंदर प्रोविजंस थी वो ये थी कि 5 किलो ऑफ व्हीट या राइस यानी सीरियल्स पर पर्सन को एक महीने के लिए मिलेगा। सेकेंडली 1 kg ऑफ पल्सेस टू ईच फैमिली पर मंथ। जो लेटेस्ट अपडेट इसके अंदर आई है वो ये है कि इसको 5 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है फ्रॉम जुलाई टू नवंबर 2020। और पल्सेस में चना प्रोवाइड किया जाएगा पर मंथ फॉर ईच फैमिली। जो इसके एक्सपेंसेस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बियर करती है एंड दिस स्कीम विल हेल्प अराउंड 19.4 करोड़ हाउस होल्ड्स इन इंडिया। आवर सेकेंड टॉपिक इज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड एज अ सेंटर सेक्टर स्कीम। ये आपको ध्यान रखना है कि ये स्कीम किस टाइप की है। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। जो दूसरी स्कीम्स होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंदर सेंटर और स्टेट दोनों कुछ ना कुछ फंडिंग देते हैं। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में यूजुअली जो रहता है वो 60-40 की रेशियो रहती है। सेंटर प्रोवाइड 60% ऑफ द फंड्स एंड स्टेट्स प्रोवाइड 40% ऑफ द फंड्स। This scheme will provide financial help for the projects related with post-harvest management infrastructure and community farming assets. तो एक तरह से ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में जो चीज़ें आती हैं वो ये रहती हैं, जैसे स्टोरेज हो गया या उसका ट्रांसपोर्ट हो गया फ्रॉम द फार्म्स टू द मार्केट्स, या उसकी प्रोसेसिंग भी उसके अंदर आ जाती है। सो दिस स्कीम विल प्रोवाइड अ मीडियम लॉन्ग टर्म डेप्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी और ये इंटरेस्ट सबवेंशन एज वेल एज फाइनेंशियल सपोर्ट दोनों ही चीज़ें प्रोवाइड करेगा फॉर द स्टेटेड टॉपिक्स। जो इसका अमाउंट रखा गया है वो रखा गया है 1 लाख करोड़ का, यानी 1 लाख करोड़ के अराउंड प्रोवाइड करेगा फंड्स टू प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट फैसिलिटीज़, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर्स। सेकेंड प्रोविजन इन दिस स्कीम इज रिलेटेड विद मोरेटोरियम ऑन द रीपेमेंट। तो ये प्रोवाइड करता है कि मिनिमम 6 मंथ से लेके 2 साल तक का मोरेटोरियम रहेगा रीपेमेंट के ऊपर, बिकॉज फाइनेंशियल हेल्थ अभी थोड़ी ख़राब है बिकॉज ऑफ कोविड एंड अदर फैक्टर्स। तो उसकी वजह से रीपेमेंट करना इजी नहीं रहेगा। तो 6 महीने तक जो इंटरेस्ट जो लोन ले रही हैं एंटिटीज़ वो पेमेंट नहीं करेंगी। 6 मंथ के बाद वो पेमेंट शुरू कर सकती है और गवर्नमेंट इस रीपेमेंट के जो मोरेटोरियम है इसको इंक्रीज़ कर सकता है 2 साल तक। तो अगर चाहे गवर्नमेंट तो कह सकती है कि 2022 के बाद से आप लोन की जो रीपेमेंट है वो शुरू करोगे। तो एक तरह से ये प्रोवाइड करेगा, कुशन प्रोवाइड करेगा जो फार्मर्स जो फार्मिंग से रिलेटेड एंटिटीज़ हैं उनको, ताकि वो रिकवर कर सकें। फर्स्ट थिंग इज हाउ दिस फंड विल बी मैनेज्ड। तो ये ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू मैनेज किया जाएगा। दिस इज़ नाउ न्यू नॉर्मल, हर जगह ये MIS को हम यूज़ करते हैं। सेकेंड चीज़ इज़ कि इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी। तो 3 लेवल्स पे हमने मॉनिटरिंग कमिटीज़ बनाई हैं, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। लास्ट थिंग इज़ व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम। तो स्कीम की जो ड्यूरेशन रहेगी वो 10 ईयर्स की रहेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2020 टू फाइनेंशियल ईयर 2029। ये बेनिफिट करेगा फार्म्स को, फार्म प्रोसेसिंग बेस्ड एक्टिविटीज़ को, और न्यूमरस अमाउंट ऑफ जॉब्स भी क्रिएट करेगा। तो यू कैन राइट दिस इन द बेनिफिट्स इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन द मेंस, और ये स्कीम को अगर आपको यूज़ करना पड़े कहीं मेंस के अंदर। अवर थर्ड स्कीम इज़ अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। ये एक सब स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर। प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या? ये प्रोवाइड करती है अफोर्डेबल हाउसिंग, और जो अफोर्डेबल हाउसिंग हम 2 तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तो है ओनरशिप दे दें हम बेनिफिशरीज को। अब दूसरा तरीका जो गवर्नमेंट ने निकाला वो रेंटल बेसिस पे निकाला है कि गवर्नमेंट 25 साल के लिए रेंट पे दे देगी बेनिफिशरीज को हाउस,
उसके बेनिफिशरीज कौन होंगे? अर्बन माइग्रेंट्स हो गए, पुअर्स हो गए, उनको ये प्रोवाइड की जाएगी। लगभग ये 3,50,000 लोगों को हेल्प करेगी। और जो इसका स्ट्रक्चर रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि सिंगल बेडरूम फ्लैट्स रहेंगे। 25 साल के बाद ये अर्बन लोकल बॉडीज़ को दोबारा से रिवर्ट बैक कर दी जाएगी। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट फंडेड हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए थे उनको कन्वर्ट कर दिया जाए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में। एक बार बेनिफिशियरीज भी देख लेते हैं कौन कौन होंगे। वो रहेंगे जैसे वर्क फोर्स जो होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर, सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, हेल्थ में, डोमेस्टिक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में, कंस्ट्रक्शन अदर सेक्टर्स में, लेबरर्स, स्टूडेंट्स जो कि बाहर से आते हैं यानी रूरल एरियाज वगैरह से जो आते हैं। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वलाइजेशन लेवी। इसको हम गूगल टैक्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये डिस्कस कर लेते हैं इक्वलाइजेशन लेवी होती क्या चीज़ है। इक्वलाइजेशन लेवी वो चीज़ होती है जैसे इंडियन कंपनीज़ हैं, इंडियन कंपनीज़ जो हैं वो गूगल पे या फेसबुक पे कुछ ना कुछ एड्स डालेंगी। तो इन एड्स का जो पैसा है वो डायरेक्टली गूगल को जाता है, फेसबुक को जाता है। तो जो इसका टैक्स है वो कौन लेगा? वो यूएस गवर्नमेंट लेगी, बिकॉज वहाँ की ये रेजिडेंट कंपनीज़ हैं। एंड इंडिया का एक तरह से पैसा बाहर जा रहा है विदाउट गेटिंग एनी टैक्स। तो गवर्नमेंट ने 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया था इक्वलाइजेशन लेवी को। नाउ हाउ विल दिस इक्वलाइजेशन लेवी वर्क? जो भी इंडियन कंपनी गूगल या फेसबुक पे अपनी ऐड पोस्ट कर रही है या किसी और चीज़ पे अपनी ऐड पोस्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल मान लो अमेजोन की साइट पे अगर वो अपनी ऐड पोस्ट कर रही है एंड इट इज़ गोइंग टू पे सम फी टू गूगल और फेसबुक, तो इंडियन गवर्नमेंट हैज सेड दैट कि आप उसको जो फीस पे कर रहे हो उसमें से इक्वलाइजेशन लेवी को डिडक्ट कर दो और तब उसको वो फ़ी पे करो, और जो डिडक्टेड अमाउंट है वो आप गवर्नमेंट को प्रोवाइड करो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1,000 रुपये गूगल को या फेसबुक को किसी इंडियन कंपनी ने पे करने हैं फॉर पोस्टिंग देयर एड्स, तो दे आर गोइंग टू पे 940 रुपीज़ टू गूगल एंड 60 रुपीज़ विल गो टू गवर्नमेंट। और जो कुछ इंट्रिगिटीज़ वो ये हैं कि ये बिज़नेस टू बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स पे लेवी होगा, ये ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स को कवर करता है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस या फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करती हैं डिजिटली, उन चीज़ों पे ये लेवी किया जाएगा। ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि वो एक्सटेंड करेगी डेडलाइन फॉर पेमेंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी बाय नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स प्लेयर्स। अब इक्वलाइजेशन लेवी या गूगल टैक्स एप्लीकेबल कब होगा? पहली चीज़ तो ये है जो सर्विस प्रोवाइडर है वो नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, यानी इंडिया में उसकी ब्रांचेज नहीं होनी चाहिए। जैसे अमेज़ोन हो गया, वो जो पैसा जाता है वो डायरेक्टली हेड ऑफिस अमेज़ोन यूएस को जाता है, तो वो एप्लीकेबल उसमें हो जाएगा। सेकेंडली गूगल हो गया, उसका भी मोस्टली जो बिज़नेस है वो बाहर ही है, वो जितना भी पैसा जाता है गूगल यूएस कंपनी को ही जाता है, तो वो भी नॉन रेजिडेंट हो गया। सेकेंड थिंग इज़ दैट जो पेमेंट अमाउंट है एक साल के अंदर वो 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। अब ये मल्टीपल पेमेंट्स में भी हो सकता है, सिंगल पेमेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी ए है वो 5 बार 20-20 हज़ार की पेमेंट करती है गूगल को रिगार्डिंग द ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, तो इसमें इक्वलाइजेशन लेवी या गूगल टैक्स के लिए एलिजिबल हो जाएगी। वहीं एक कंपनी अगर 1 लाख से कम का उनको अमाउंट पे करती है गूगल, फेसबुक या किसी और कंपनी को जो नॉन रेजिडेंट है, तो वो इसके अंदर नहीं आएंगे गूगल टैक्स के अंदर। आवर फिफ्थ टॉपिक इज लिथियम न्यूक्लियोसिंथेसिस इन स्टार्स। पहले तो देख लेते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है कि कोई भी एक स्टार है वो वेरियस स्टेजेस के थ्रू पार करता है। उनमें से एक स्टेज होती है रेड जाइंट्स की। जैसे सन जो हमारा है उसने अभी तक रेड जाइंट स्टेज को पार नहीं किया है। ये हम बिलियंस एंड बिलियंस ईयर के बाद देखेंगे कि सन भी इस स्टेज को क्रॉस करेगा। तो होता क्या है कि जब भी कोई स्टार रेड जाइंट स्टेज को क्रॉस करता है तो उसका जो लिथियम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो होना ये चाहिए कि रेड जाइंट स्टेज को जैसे ही कोई भी स्टार क्रॉस करे उसमें लिथियम लेवल्स एक्सट्रीमली लो हो जाने चाहिए। बट कुछ स्टार्स ऐसे फाउंड आउट हुए हैं जो लिथियम रिच हैं, एंड ये चीज़ एस्ट्रोनॉमर्स को कंफ्यूज करती है। इसके लिए वेरियस थ्योरीज निकाली गई हैं, जैसे एक प्लैनेट एनगल्फमेंट थ्योरी थी। वो ये बोलती है कि कोई भी जो स्टार है जब वो रेड जाइंट स्टेज को क्रॉस कर लेता है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो जो उसके आसपास प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो उसी के अंदर आ जाते हैं, उसी का पार्ट बन जाते हैं, जिससे कि लिथियम का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। बट इंडियन रिसर्चर्स ने अभी एक न्यू फाइंडिंग आई है उनके थ्रू। वो ये कहती है कि जब रेड जाइंट स्टेज को क्रॉस करता है कोई भी स्टार, तो एक नई स्टेज में जाता है जिसे बोलते हैं रेड क्लम्प स्टेज। रेड क्लम्प स्टेज में जाने से पहले देर इज अ इवेंट नोन एज हीलियम फ्लैश। हीलियम फ्लैश लिथियम एनरिच कर देगा किसी भी स्टार को।
तो ये जो प्रॉब्लम हम देख रहे थे, जो कॉन्ट्राडिक्शंस हम देख रहे थे कि लिथियम रिच क्यों है स्टार्स, रेड जायंट स्टेज को क्रॉस करने के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन आती है हीलियम फ्लैश के थ्रू, जो अभी इंडियन रिसर्चर्स ने फाइंड किया है. थ्रू दिस रिसर्च वी कम टू थ्री कंक्लूजन्स. फर्स्ट वन इज लिथियम अबंडेंस एनहांसमेंट अमंग लो मास जायंट स्टार्स इज कॉमन. यानी लिथियम अबंडेंस एनहांसमेंट जो है वो कॉमन फिनोमिना है किसी भी लो मास जायंट स्टार के लिए. सेकेंड थिंग क्या है, जब भी कोई स्टार रेड जायंट स्टेज से रेड क्लम्प स्टेज में जाएगा, उसके बीच में एक इवेंट होगा जिसे बोलेंगे हीलियम फ्लैश, एंड इट विल प्रोड्यूस abundance of lithium. Thirdly, it also provided answers to a question as to why the abundance of other materials grew millions times. The present abundance of lithium in the universe is only 4 times the original Big Bang value. So ये इतना ही आपको इस टॉपिक के अंदर देखना है कि लिथियम अबंडेंस क्यों होती है, या हीलियम फ्लैश का जो इवेंट है वो कहाँ देखने को मिलता है. एंड थर्ड थिंग दे में आस्क अबाउट इज व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ स्टार. तो एक रेड जायंट स्टेज आपने देख ली है, एक रेड क्लम्प स्टेज आपने देख ली है. यू कैन ऑल्सो लुक फॉर द अदर स्टेजेस ऑफ स्टार, जिसका आपको सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए, उतना ही काफ़ी रहता है. आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द डे इज बैड बैंक्स. इट इज़ रिलेटेड विद द बैंकिंग सेक्टर. इसको समझने से पहले कि बैड बैंक होते क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या होंगे, ये देख लेते हैं कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है. क्यों बैड बैंक्स की डिमांड इंडिया में ज़्यादा बढ़ती जा रही है. हर एंगल से, या जैसे जितने भी बैंक्स हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि बैड बैंक होना चाहिए इंडिया के अंदर. तो लेट्स सी द बैकग्राउंड. अभी क्या है, इंडिया के अंदर जो एनपीएज है उसका लेवल काफ़ी हाई है, जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर ऑब्जर्व कर रहा है. एंड इट वाज ड्यू टू डीमोनेटाइजेशन एंड अदर इश्यूज, जैसे ग्लोबल इकोनॉमी में ट्रेड वॉर्स चल रहे थे यूएस और चाइना के बीच में, उसका इम्पेक्ट भी इंडिया पे पड़ा. एंड 2008 की क्राइसिस के बाद भी इंडिया के एनपीएस जो है काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टैग्नेशन है, उसकी वजह से भी एनपीएस इंक्रीज़ हुए हैं. बट ड्यू टू कोविड इसका जो एनपीएस का जो लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज इट मेड द होल इकोनॉमी टू अ स्टैंड स्टिल. तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाय ईयर फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 2022 वी विल हैव एन एडिशनल 1,67,000 करोड़ ऑफ एनपीएस या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. ये पैसा जो बैंक्स ने दे दिया है ये वापस नहीं आएगा, ये पूरी तरह रिकवर इसको बैंक नहीं कर पाएगा. तो एक तरह से घाटा ये बैंक्स को होने वाला है. नाउ व्हाट इज अ बैड बैंक? बैड बैंक इज अ बैंक सेट अप टू बाय द बैड लोन्स एंड अदर इलिक्विड होल्डिंग्स ऑफ अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंक्स आ जाएंगे या फिर फाइनेंसिंग कंपनीज भी आ सकती हैं. तो होगा क्या, जैसे एसबीआई है, एसबीआई हैज़ सम बैड लोन्स या एनपीएस जो एसबीआई के हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे इस बैड बैंक को. बैड बैंक इनको मार्केट प्राइस पे बाय कर लेगा और इससे एसबीआई को ये फ़ायदा होगा कि उसकी जो बैलेंस शीट है वो क्लीन हो जाएंगी. एंड एसबीआई के ऊपर जो बैगेज है एनपीएस का वो हट जाएगा. एंड इट कैन ट्रेड विथ न्यू एनर्जी. जो उसके एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो उसके लोन प्रोवाइडिंग स्टाफ जो है, वो एक नए तरीके से लोन्स को प्रोवाइड कर सकता है, प्रॉफिट अर्न कर सकता है. और जो एनपीएस या बैड लोन्स है या जो रिकवरी होनी है लोन्स की, वो बैड बैंक करेगा. एंड बैड बैंक न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज इंडियन बैंक एसोसिएशन ने रिसेंटली एक प्रपोजल सबमिट किया है फाइनेंस मिनिस्टर आरबीआई को टू फॉर्म ए बैड बैंक. एंड इसका जो आइडिया है बैड बैंक का, वो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज किया गया था बाय ए पैनल ऑन फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो सुनील मेहता जो पीएनबी के चेयरमैन है उनके अंडर बनाया गया था. पैनल ने प्रपोज की थी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी विद द नेम ऑफ सशस्त्र इंडियन एसेट मैनेजमेंट फॉर रिजॉल्विंग लार्ज बैड लोन्स. सो ये व्यू तो था बैंक्स का कि वो चाह रहे हैं एक बैड बैंक बनाया जाए, पर गवर्नमेंट इस व्यू के अगेंस्ट है. गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू फॉर्म ए बैड बैंक. गवर्नमेंट सेज कि देयर आर 3 मैकेनिज्म्स ऑलरेडी अवेलेबल जिनके थ्रू हम बैंक्स को हेल्प कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आर देयर जो मार्केट लेड वे से इसका रेजोल्यूशन करवा सकती हैं एनपीएस का, और वो मोर एफिशिएंट भी होगा कि गवर्नमेंट को ज़्यादा घाटा होगा अगर वो एक बैड बैंक बनाती है. वाइल जो प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, वो एसेस कर पाएंगी मार्केट डिमांड्स को, उसके अकॉर्डिंगली वो रिकवरी रेट या जो एनपीएस उनको बाय भी उसके मार्केट रेट के अकॉर्डिंग करेंगी. सेकेंड थिंग, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं. फॉर एग्जांपल उन्होंने रिकैपिटलाइज किया है स्टेट ओन्ड बैंक्स को रिसेंट ईयर्स में, और अभी भी रिकैपिटलाइजेशन चल रहा है बैंक्स का. तो गवर्नमेंट इन्फ्यूज़ कर रही है कैपिटल पीएसयूज़ के अंदर. थर्ड थिंग गवर्नमेंट सेज इज दैट द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हैज़ बीन प्लेस्ड.
वेरी इफेक्टिवली, और वो बैड लोन्स के जो चैलेंज है उसको कहीं ना कहीं ओवरकम करने की कोशिश भी कर रहा है। तो देर आर ऑलरेडी 3 मैकेनिज्म्स अवेलेबल, तो एक बैड बैंक की ज़रूरत है नहीं। ये जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर स्ट्रेस डालेगा, फाइनेंशियल बर्डन ये गवर्नमेंट के ऊपर रहेगा या पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर रहेगा बैड बैंक का। इवन आरबीआई भी यही कहता है कि बैड बैंक की क्रिएशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जो फॉर्मर हमारे गवर्नर थे आरबीआई के, रघुराम राजन, उन्होंने भी यही बोला है कि बैड बैंक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास मैकेनिज़म्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू इनको एनपीएस को रिजॉल्व किया जा सकता है। जैसे अल्टरनेटिव्स में हमारा आईबीसी कोड हो गया, और कैपिटल इन्फ्यूजन भी हमने किया है लोन्स के अंदर। तो देयर इज़ नो नीड फॉर अ बैड बैंक, द ऑलरेडी अवेलेबल एसेट रिकंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कंपनीज कैन हैंडल द लोन्स, दीज बैड लोन्स। फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई विरल आचार्य ने 2 मॉडल्स दिए हैं टू फॉर रेजोल्यूशन ऑफ दीज बैड लोन्स। फर्स्ट वन इज़ दैट प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हों जो उनको हैंडल करें। वो हैंडल करेंगी ऐसे लोन्स को जो इकोनॉमिक वैल्यू रखते हैं शॉर्ट रन में, और मॉडरेट लेवल ऑफ डेप्ट फॉरगिवनेस अलाउ की जा सकती है उसके अंदर। सेकंड चीज़ वो बोलते हैं नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक हो जो कि एक्सेस कैपेसिटी, जैसे पावर सेक्टर हो गया, उनको हैंडल करे जहाँ पे इकोनॉमिकल वायबिलिटी कम है एसेट्स की। तो डिफरेंस रहेगा प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी और नेशनल मैनेजमेंट कंपनी में, वो ये रहेगा कि माइनॉरिटी स्टेक होल्डिंग होगी गवर्नमेंट की सिर्फ, और वो कोशिश करेगा कि एसेट मैनेजर्स लाइक प्राइवेट एआरसीज को बुलाया जाए उनकी मैनेजमेंट के लिए। इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं, बट वी वुड लाइक टू रिमाइंड यू अबाउट अवर अकेड इनिशिएटिव। ये हम अपनी वेबसाइट के थ्रू रन कर रहे हैं। इसके अंदर आप अपने मेंस के आंसर्स को इवेल्युएट करवा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। एक आंसर को हम डेली इवेल्युएट करते हैं पर स्टूडेंट बेसिस। अभी आपके पास टाइम है, आप प्रीलिम्स से पहले थोड़ा बहुत मेंस का कर सकते हो। अगस्त के मिड तक आप मेंस के आंसर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। तो 1 और 2 क्वेश्चंस यू कैन राइट ऑन डेली बेसिस। आपका उससे जीएस पे प्रिपेयर होता रहेगा थ्रू आंसर राइटिंग। एंड कोशिश ये करो कि प्रीलिम्स और मेंस के जो टॉपिक ओवरलैपिंग है उन्हीं के आप आंसर्स लिखो, ताकि आप प्रीलिम्स और मेंस को दोनों को साथ साथ लगा के चल सको। So with this guys, we end our video of today. Have a nice day and thank you very much.